हेलो दोस्तों। आज हम लोग हिंदी के पिछले वर्ष के आए हुए प्रश्नों का हल करेंगे। निर्देश दिया हुआ है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। मैं अक्सर सोचता हूँ कि वे शहर कितने दुर्भागे हैं जिनके अपने कोई खंडहर ही नहीं। उनमें रहना उतना ही भयानक अनुभव हो सकता है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना जो अपनी स्मृति खो चुका है, जिसका कोई अतीत नहीं। अगर मुझसे कोई नरक की परिभाषा पूछे तो वह है हमेशा वर्तमान में रहना, एक अंतहीन रोशनी जहाँ कोई छाया नहीं, जहाँ आदमी हमेशा आंखें खोले रहता है। जब वर्तमान का बोझ असह्य हो, मैं अपना घर छोड़कर शहर के दूसरे घरों में चला जाता हूँ, जहाँ अब कोई लोग नहीं रहते, जहाँ अंधेरा होते ही चमगादड़ आते हैं। ये हमारे शहर में खंडहर हैं, शहर की स्मृतियाँ और स्वप्न। एक ऐसा भी युग था जब ना शहर थे ना खंडहर। आदमी अपना अतीत खुद अपने भीतर लेकर चलता था। यहाँ यूँ कहें कि स्मृति अभी तक इतिहास नहीं बनी थी। तो इस गद्यांश के अनुसार 91 से कितना प्रश्न के उत्तर तक, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, क्वेश्चन का आंसर देना है इसी गद्यांश के अनुसार। पहला है 91 नंबर है, जिनके अपने कोई खंडहर नहीं, रेखांकित शब्द से आशय है। पहला इतिहास, वर्तमान, अस्तित्व, भविष्य। गद्यांश के अनुसार खंडहर नहीं है, जिनके अपने कोई खंडहर नहीं है, इन शब्द का आशय पहला नंबर है, पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा, चौथा का चौथा। इसका सही आंसर है पहला इतिहास। ये इतिहास। आगे क्वेश्चन है, शहर के दूसरे घरों में चला जाता हूँ। दूसरे घरों से लेखक का आशय है मित्रों के घर, ऐतिहासिक इमारतें, अस्थायी निवासी, शहर की सड़कें। इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा नंबर, ऐतिहासिक इमारतें। आगे क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार कौन से शहर दुर्भागे हैं जिनका अपना कोई नाम नहीं। लेखक के अनुसार कौन से शहर दुर्भागे हैं। पहला है जिनका अपना कोई नाम नहीं, दूसरा जहां लोग नहीं रहते हैं, तीसरा जिनकी अपनी कोई स्मृतियां नहीं, चौथा जिनके वर्तमान पर कोई संकट हो। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, जिनकी कोई अपनी स्मृतियां नहीं। सॉरी। आगे 94 है, लेखक के अनुसार नरक की परिभाषा क्या है।
पहला सदैव स्वप्न देखना, दूसरा सदैव वर्तमान में रहना, तीसरा सदैव अपने घर में रहना, चौथा सदैव आंखें खोले रहना। इसका सही आंसर है दूसरा नंबर, सदैव वर्तमान में रहना। आगे है, वर्तमान में रहने से क्या आशय है? पहला है अपने पूर्वजों को याद न करना, दूसरा है भविष्य की चिंता न करना, तीसरा ऐतिहासिकता का अनुभव न करना, चौथा दिन प्रतिदिन की ज़रूरतों को पूरा करना। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, ऐतिहासिकता का अनुभव ना करना। आगे क्वेश्चन है, जहाँ आदमी हमेशा आंखें खोले रहता है, वाक्य के माध्यम से किस ओर संकेत करता है? पहला है देर तक विश्राम करने, दूसरा देर तक व्यायाम करने, तीसरा रात में भी जगने, चौथा रात में गहरी नींद सोने। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, रात में भी जगने। आगे सही शब्द चुनिए। जहाँ क्या होते हैं यहाँ पर चुनना है, जहाँ प्रकाश होते हैं, एकांत होते हैं, अंधकार होते हैं, शांति होते हैं, ही चमगादड़ आते हैं। तो इसका सही आंसर है जहाँ अंधकार होते ही चमगादड़ आते हैं, तीसरा नंबर। आगे क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भिन्न है? भयानक, भुजंग, भयंकर, भावुक। इसमें से कौन सा शब्द अलग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, भुजंग। आगे क्वेश्चन है, वे शहर कितने खालिस्तान है? वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द है दुर्भाग्य, दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण, भाग्यपूर्ण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, दुर्भाग्यपूर्ण। ये आगे क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रियाक्रम में, ना ही जोग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिली हूँ, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। इस कविता के अनुसार इधर का प्रश्न का उत्तर देने हैं। तो प्रश्न है आपके सामने, मैं तो तेरे पास में रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पहला है मनुष्य, दूसरा है कवि स्वयं, तीसरा है धार्मिक स्थल, चौथा है ईश्वर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईश्वर के लिए, ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है। आगे क्वेश्चन है, कवि के अनुसार ईश्वर को धार्मिक स्थलों में नहीं पाया जा सकता क्योंकि वह निवास करता है। पहला प्रत्येक प्राणी में, दूसरा कर्म कांडों में,
तीसरा तीर्थ स्थलों में, चौथा योग वैराग्य में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, प्रत्येक प्राणी में। आगे क्वेश्चन है, कवि के अनुसार ईश्वर तुरंत किसे मिल सकता है? इसका आंसर दिया हुआ है, पहला प्रत्येक विद्वान को, दूसरा सज्जन लोगों को, तीसरा समर्पित भक्त को, चौथा मोह माया त्यागने वाले को। इसका सही आंसर हो जाएगा समर्पित भक्त को, तीसरा नंबर। आगे प्रश्न है, ढूंढे शब्द है क्रिया विशेषण, क्रिया संज्ञा विशेषण। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, क्रिया। आगे प्रश्न है, सब श्वासों की श्वास में का आशय है? ईश्वर सर्वव्यापी है, दूसरा सबको श्वास लेते रहना चाहिए, तीसरा ईश्वर श्वास में निवास करता है, चौथा ईश्वर तीर्थाटन से मिलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर, ईश्वर सर्वव्यापी है। आगे प्रश्न है, कौनों का अर्थ है? पहला किसी भी, दूसरा कोई भी, तीसरा कभी भी, चौथा कहीं भी। कौनों का अर्थ है पहला नंबर, किसी भी। आगे प्रश्न है, नीचे दिए गए पद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। अच्छा, ये तो वही है। एक मिनट। आगे प्रश्न है आपके सामने, मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में होती है। यह विचार किसने प्रतिपादित किया है? पहला है B.F. स्किनर, दूसरा है वाटसन, तीसरा है लेवाइगोत्स्की, चौथा है नोम चोम्स्की। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा नंबर, नोम चोम्स्की। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से विकास का निकटस्थ क्षेत्र है? पहला मस्तिष्क का वह भाग जो भाषाई विकास के साथ कार्य करता है, दूसरा बच्चे के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच का अंतर, तीसरा भाषा में प्रवाह जो बच्चे किशोरावस्था में पहुंचने पर अर्जित करते हैं, चौथा दो बच्चों के बीच में भाषा अर्जन की निपुणता में अंतर। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, बच्चे के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच का अंतर विकास का निकटस्थ क्षेत्र होते हैं। आगे प्रश्न दिया हुआ है, बच्चों की
मौखिक भाषा को विकसित करने में सहायता करने के लिए उनसे बातचीत करना रिक्त स्थान का एक महत्वपूर्ण घटक है। पहला है प्रक्रिया लेखन उपागम, दूसरा है गहन पठन, तीसरा है उत्पाद लेखन उपागम, चौथा है प्रारंभिक साक्षरता। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा नंबर, प्रारंभिक साक्षरता। मौखिक भाषा को विकसित करने के लिए सहायता करने और उनसे बातचीत करना ये एक प्रारंभिक साक्षरता का एक महत्वपूर्ण घटक है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्द संपदा निर्माण की रणनीति नहीं है? पहला है संदर्भ में शब्दों को परिभाषित करना, दूसरा है वर्णों की रूपरेखा बनाना, तीसरा है शब्द के भागों का विश्लेषण करना, चौथा है संबंधता स्थापित करना। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा नंबर, संबंधता स्थापित करना। आगे प्रश्न दिया हुआ है, लेखन है, लेखन रिक्त स्थान है, लेखन क्या है? पहला नंबर है एक उत्पादक कौशल, दूसरा है विशिष्ट विधा तथा सीमित, तीसरा है एक ग्रहणशील कौशल, चौथा है एक रेखीय प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर, एक उत्पादक कौशल। लेखन एक उत्पादन कौशल है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में मुद्रित या लिखित समृद्ध परिवेश के निर्माण में सहायता नहीं करता है? नहीं पर ध्यान दीजिएगा, नहीं करता है। पहला है दीवारों पर कहानियों के चार्ट लगाना, दूसरा है कक्षा में पठन कोना सृजित करना, तीसरा है कक्षा में विद्यार्थियों की रचनाएं प्रदर्शित करना, चौथा है कक्षा में खिलौनों का कोना बनाना। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा नंबर, कक्षा में खिलौनों का कोना बनाना। आगे प्रश्न दिया हुआ है, भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश का क्या अर्थ है? पहला, बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर है। दूसरा, बच्चों को लक्ष्य भाषा के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना। तीसरा, कहानी सुनाने के माध्यम से भाषा अधिगम को रोचक बनाना। चौथा, कक्षा की दीवारों पर बच्चे की रचनाएं प्रदर्शित करना। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर, बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा समग्र भाषा उपागम के संदर्भ में सही को चुनिए। पहला है ये नंबर, समग्र भाषा उपागम बच्चे की बनाई वर्तनियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। बी नंबर, समग्र भाषा उपागम में बच्चे पढ़ना सीखने के लिए वर्ण तथा ध्वनियों से आरंभ करते हैं। सी है, समग्र भाषा उपागम
रचनावाद पर आधारित है। इसका आंसर है पहला ए तथा बी सही है तथा सी गलत है। दूसरा ए तथा सी सही है तथा बी गलत है। तीसरा बी तथा सी सही है तथा ए गलत है। चौथा ए बी तथा सी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा नंबर ए सी सही है तथा बी गलत है। समग्र भाषा उपगम बच्चे की बनाई वर्तनियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है और समग्र भाषा उपागम रचनावाद पर आधारित है। आगे प्रश्न है, एक पठन सामग्री को बारीकी से पढ़ने का क्या अर्थ है? पहला है पठन सामग्री में है क्या, यह जानना। दूसरा पठन में रुचि उत्पन्न करना। तीसरा विशिष्ट सूचना ढूंढना। चौथा पठन सामग्री की प्रामाणिकता जांचना। इसका सही आंसर हो जाएगा विशिष्ट सूचना ढूंढना। तीसरा नंबर सही आंसर। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों के उच्चारण तथा शब्द संपदा निर्माण में सहायता करता है? पहला है मौन पठन। दूसरा है शिक्षार्थियों के लिए शाश्वत वाचन। तीसरा है पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना। चौथा है सरसरी तौर पर पढ़ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा नंबर शिक्षार्थियों के लिए शाश्वत वाचन। आगे प्रश्न है, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं? पहला है स्टीफन क्रेशन। दूसरा है B.F. स्किनर। तीसरा है जीन पियाजे। चौथा है नोम चॉम्स्की। प्रश्न में दिया गया है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर जीन पियाजे। अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करके बच्चे भाषा सीखते हैं। आगे प्रश्न है, कक्षा 1 का कबीर शांति शब्द सुनकर फांति डांति मानती जैसे निरर्थक शब्द बोलकर मजे लेता है। यह प्रदर्शित करता है कि पहला उसने गलत संकल्पना विकसित कर ली है। दूसरा वह ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित कर रहा है। तीसरा उसे इस तथ्य को भूलने तथा दोबारा से सही याद करने की आवश्यकता है। चौथा उसे स्वयं को सुधारने के लिए और अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, वह ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित कर रहा है। आगे प्रश्न है, कक्षा में दिए गए कार्य के रूप में कक्षा 3 का गीत कुछ व्याकरणिक त्रुटियों के साथ वाक्य लिखता है।
निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शिक्षक के द्वारा प्रयोग की जा सकती है? पहला, गलतियों पर लाल पेन से घेरा बनाकर उसके ऊपर सही रूप लिखना। दूसरा, गलतियों पर घेरा बनाकर बच्चे को उसे सही करने के लिए कहना। तीसरा, गलतियों को रेखांकित करना। गलती की प्रकृति लिखकर शिक्षार्थियों को उन्हें सुधारने के लिए कहना। चौथा, बच्चे को प्रत्येक गलती 5 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहना। इसका ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, गलतियों को रेखांकित करना, गलती की प्रकृति लिखकर शिक्षार्थियों को उन्हें सुधारने के लिए कहना। अगला प्रश्न है, माध्यम की भाषा में निपुणता विकसित करने के लिए घर की भाषा का प्रयोग क्या करता है? पहला है, लक्ष्य भाषा को सीखने में बाधक सिद्ध होता है। दूसरा है, दोनों भाषाओं में मुश्किलें पैदा करता है। तीसरा है, एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकती है। चौथा है, किसी भी कीमत पर बचना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा नंबर, एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकती है। तो इसका अगला प्रश्न है, माध्यम की भाषा में निपुणता विकसित कर, ये तो वही प्रश्न है, सॉरी। आखिरी प्रश्न है आपके सामने, भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छा सीखा जा सकता है? पहला है, पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करके। दूसरा, व्याकरणिक संकल्पनाओं का अलग से अभ्यास करके। तीसरा, व्याकरणिक संरचनाओं को कंठस्थ करके। चौथा, संरचनात्मक उपागम को अपनाकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करके व्याकरण का सबसे अच्छा सीखा जा सकता है व्याकरण। तो आज का 30 प्रश्न हमारे सामने था, सब बहुत महत्वपूर्ण था, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। आगे की सीटेट की तैयारी या टेट की तैयारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।